The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। शो की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से आए इस वीडियो से। अभी असम में बीजेपी प्रत्याशी की कार में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मिलने का मामला ठंडा भी नहीं हो पाया कि अब पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी नेता के घर ईवीएम मिली हैं। उलबेरिया उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार चिरण बेरा ने आरोप लगाया कि तुलसी बेरिया के टीएमसी नेता गौतम घोष को ग्रामीणों ने 4 ईवीएम मशीनों और 4 वीवीपैट के साथ पकड़ा है। चुनाव की गहमागहमी के बीच टीएमसी नेता के घर ईवीएम मिलने से इलाके में तनाव फैल गया। ग्रामीणों ने सेक्टर अधिकारी को पकड़ लिया, प्रदर्शन किया। केंद्रीय बलों और पुलिस ने ग्रामीणों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। चुनाव आयोग ने तृणमूल नेता के घर ईवीएम और वीवीपैट मिलने की घटना पर सफाई दी है। बताया कि सेक्टर ऑफिस तपन सरकार रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट लेकर अपने रिश्तेदार के घर चले गए थे। यह आयोग के निर्देशों का सरासर उल्लंघन है। इसके लिए तपन सरकार और ईवीएम की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने यह भी बताया कि जांच में ईवीएम और वीवीपैट की सील सही सलामत मिली है। आयोग ने कहा कि ये रिजर्व ईवीएम थी जिन्हें चुनावी प्रक्रिया से हटा दिया गया था। इस मामले में सेक्टर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बावजूद सवाल अब भी यही है कि जब रिजर्व मशीनें आयोग की कस्टडी में रहती हैं तो अफसर इन्हें टीएमसी नेता के घर तक लेकर कैसे पहुंच गए। किसी भी स्तर पर यह लापरवाही हुई हो, लेकिन ऐसी घटनाएं चुनाव आयोग की साख पर चोट करती हैं। चलते हैं अब सुर्खियों पर। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के गलत इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। पुलिस रासुका लगाती है और कोर्ट में वो खारिज हो जाते हैं। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की 120 याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें आरोपियों पर रासुका लगाया गया था और इसके खिलाफ ही याचिकाएं दाखिल की गई थी। कोर्ट ने 120 में से 94 मामलों में जिलाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपियों को बरी कर दिया गया। ये मामले प्रदेश के 32 अलग अलग जिलों से आए थे। जिन मामलों में रासुका लगाई गई है उनमें गौहत्या के मामले सबसे ज्यादा हैं। कुल 41 मामले ऐसे हैं जिनमें गौहत्या का आरोप लगाया गया है। ये हाईकोर्ट पहुंचे कुल मामलों के 1/3 के बराबर हैं। सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। इन पर गौहत्या के लिए एफआईआर दर्ज की गई और इन्हें जिलाधिकारी के आदेश पर हिरासत में लिया गया। इनमें से 30 मामलों में तो हाईकोर्ट ने यूपी प्रशासन को तगड़ी फटकार लगाते हुए जिलाधिकारियों के आदेश भी रद्द कर दिए। आरोपियों को तुरंत रिहा करने के आदेश भी दिए गए। बाकी बचे 11 मामलों में से सिर्फ एक मामला ऐसा था जिसमें हिरासत बरकरार रह सकी। उसमें भी लोअर कोर्ट और बाद में हाई कोर्ट ने यह कहकर जमानत दे दी कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि देश भर में जहां भी एनएसए यानी कि रासुका लगाई गई, वहां जिलाधिकारियों ने इसे लगाने के एक जैसे ही कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आरोपी दोबारा जेल से बाहर आया तो उसकी हरकतों से आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है। कम से कम 11 हिरासत में लिए जाने के केसेस में कोर्ट ने कहा है कि आदेश पास करते वक्त जिलाधिकारी ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि 13 लोगों के मामले में कोर्ट ने कहा कि उन्हें रासुका लगाए जाने के खिलाफ खुद को प्रभावी तरीके से पेश नहीं किया जाने दिया गया। 7 मामलों में कोर्ट ने ध्यान दिया कि मामले कानून व्यवस्था के दायरे में आते हैं। इनमें रासुका लगाए जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
इसी तरह हिरासत में लिए गए 6 मामलों में कोर्ट ने आरोपी को आपराधिक पृष्ठभूमि वाला भी नहीं पाया। दूसरी सुर्खी भी उत्तर प्रदेश से ही है। आज पंजाब पुलिस ने रोपड़ जेल में बंद गैंगस्टर विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंप दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को रोपड़ से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। यूपी पुलिस सड़क मार्ग से मुख्तार को लेकर आ रही है। मुख्तार को एम्बुलेंस में लाया जा रहा है, साथ में डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद है। मुख्तार को लाने के लिए गई यूपी पुलिस ने 150 पुलिसकर्मियों की टीम भेजी है। कल सुबह तक मुख्तार के बांदा जेल पहुंचने की उम्मीद है। 2019 में रंगदारी का एक मामला दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस मुख्तार को यूपी के बांदा जेल से लेकर गई थी। बीते 2 साल में यूपी सरकार ने कई बार मुख्तार की कस्टडी लेने की कोशिश की, लेकिन रोपड़ जेल प्रशासन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हर बार मना कर देती थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने मुख्तार की कस्टडी यूपी सरकार को देने का आदेश दिया। बांदा जेल में शिफ्ट किए जाने पर मुख्तार के परिवार ने उनकी जान को खतरा बताया है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी ने आशंका जताई है कि मुख्तार को फर्जी एनकाउंटर में मारने की साजिश रची जा सकती है, जबकि मुख्तार के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्तार की सुरक्षा के लिए कोर्ट जाने की बात कही है। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। जस्टिस एनवी रमन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस रमन्ना 24 अप्रैल को देश के 48वें चीफ जस्टिस का कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस एनवी रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। सीजीआई के रूप में जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल लगभग 16 महीने का होगा। वो 26 अगस्त 2022 को रिटायर होंगे। चौथी सुर्खी चुनावी राज्यों से है। आज का दिन देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए काफी अहम रहा। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के साथ केरल की सभी 140 सीटों पर मतदान हो रहा है। असम में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है। पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सभी 30 सीटों पर भी आज वोटिंग है। विधानसभा चुनाव के इतर मल्लपुरम और कन्याकुमारी की लोकसभा सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। इस तरह से बंगाल के अलावा बाकी राज्यों में आज से चुनावी शोर थम जाएगा। मतदान के दौरान कई जगहों से छिटपुट मारपीट की खबरें भी आती रहीं। बंगाल के आरामबाग में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया और सुरक्षा बलों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ईंट पत्थर से हमला करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्रीय सुरक्षा बलों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को वोटिंग से रोकने का आरोप लगाया। अगर वोट फीसदी की बात करें तो शाम 5:30 बजे तक तमिलनाडु में 63.47%, बंगाल में 77.68%, केरल में 69.95%, असम में 78.94% और पुदुचेरी में 77.68% वोटिंग हुई है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से। सरकार सबको वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रही है? 45 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही? ऐसे तमाम सवाल मुखरता के साथ हर तरफ पूछे जा रहे हैं। सुझाव आ रहे हैं कि जवानों में ही ज्यादा कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो उनको भी टीका लगवाया जाए। महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे कई राज्य ऐसी मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से इसकी सिफारिश की है, लेकिन ऐसा कोई फैसला मोदी सरकार की तरफ से अभी नहीं हुआ है। जबकि कोरोना संक्रमण हर दिन नई रफ्तार से बढ़ रहा है। लॉकडाउन पर लौटना पड़ रहा है। जहां लॉकडाउन नहीं लगे हैं वहां कोर्ट सरकार को फटकार रहे हैं। लॉकडाउन लगाकर कोरोना रोकने के लिए कह रहे हैं। वही करना पड़ रहा है जो कोई भी नहीं करना चाहता। वैक्सीन वाली रणनीति अभी बैक सीट पर दिख रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हमारे पास पर्याप्त टीके नहीं हैं या फिर उतनी सुविधा नहीं है कि सबको टीके दिए जा सकते हैं? और अगर ये दोनों ही वजह नहीं है तो क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? तो तथ्यों के साथ इन बातों को आज के शो में समझेंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना के आंकड़ों का अपडेट। पिछले 24 घंटों में यानी सोमवार को देश में कुल 96,982 नए केस दर्ज किए गए। 446 लोगों की मौत हो गई। इन आंकड़ों को जोड़ दें तो पिछले साल से लेकर अब तक देश में कोरोना से 1,65,547 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,26,86,000 है। तो बात यह है कि रविवार और सोमवार के नए मामलों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कोरोना की पहली लहर में पीक पर जितने आंकड़े रोजाना आ रहे थे, अब भी उतने ही नए केस रोजाना आ रहे हैं
और ये रोज बढ़ते आंकड़े राज्य सरकारों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। कल महाराष्ट्र ने वीकेंड लॉकडाउन से आगे बढ़कर हफ्ते के बाकी दिनों में पाबंदियां लगाने का ऐलान किया था। अब दिल्ली की सरकार ने भी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू किया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के नियम लागू रहेंगे। दिल्ली में सोमवार को 3,558 नए केस दर्ज हुए। इसके साथ ही कुल सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,589 हो गई है। ये तो हो गई बात दिल्ली की। अब उस राज्य की बात जहां कोरोना के केस तो बढ़ रहे हैं लेकिन कर्फ्यू नहीं लगाया जा रहा। गुजरात की बात है। गुजरात की हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन पर सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की वजह से कोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,160 नए मामले दर्ज किए गए। 15 लोगों की मौत हुई है और अब गुजरात में एक्टिव मामलों की संख्या 16,000 के पार चली गई है। कोरोना के नए आंकड़ों की बात हो गई। अब आते हैं मूल सवाल पर, वैक्सीन। जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तो संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया था। अब वैक्सीन है तो भी लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय क्यों दिख रहा है? ये सवाल हर तरफ पूछा जा रहा है। हम तो दुनिया भर में वैक्सीन बांटकर तारीफ बटोर रहे हैं लेकिन अपने ही घर में कोरोना का संक्रमण नहीं रोक पा रहे हैं। तो खामी क्या है आखिर? टीकाकरण से किसी बीमारी के उन्मूलन का पैमाना यह होता है कि आबादी के कम से कम 70% लोगों को टीके दिए जाएं। कोरोना टीकाकरण के लिए भी लक्ष्य देश की इतनी ही आबादी है लेकिन अभी ये बहुत दूर का लक्ष्य है। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ था। करीब 2.5 महीने में देश में 8,31,11,000 डोज लगाए जा चुके हैं और उनकी संख्या तो और भी कम है जिन्हें 2 डोज लग चुके हैं। यानी इस रफ्तार से देश के 1 अरब लोगों को टीके लगाने में महीनों लग जाएंगे। सोमवार को एक दिन में करीब 43 लाख लोगों को टीके लगाए गए। ये टीकाकरण का अधिकतम आंकड़ा है लेकिन ये रफ्तार भी लगातार बरकरार नहीं रह पाती है। पिछले कुछ दिनों में ही ये रफ्तार बढ़ी है। इससे पहले औसतन 20 लाख लोगों को एक दिन में टीके लगाए जा रहे थे। इसके अलावा जिन लोगों को अभी टीके लगाए जा रहे हैं वो 45 साल के ऊपर के लोग हैं, जबकि कोरोना की नई वेव में 45 साल से कम उम्र के भी बड़ी तादाद में मरीज हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जब हमारे पास वैक्सीन है तो फिर सभी लोगों को तेज रफ्तार से टीके क्यों नहीं लगवाए जा रहे हैं? टीकाकरण की मौजूदा रणनीति से हम संक्रमण कैसे रोक पाएंगे? ये सवाल अब कई हलकों से मोदी सरकार के पास पहुंच रहा है। अब चूंकि वैक्सीन केंद्र सरकार ही राज्यों को दे रही है, किस फेज में किस वर्ग के लोगों को दी जानी है ये भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ही तय कर रहा है। और अब कई राज्य मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि टीकाकरण की उम्र का क्राइटेरिया घटाया जाए। मसलन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा कि हमें 25 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीके लगाने की परमिशन दे देनी चाहिए। दलील ये दी गई कि युवा और कामगार आबादी में ही अब ज्यादा कोरोना फैल रहा है और इन्हें टीका लगाने से संक्रमण की रफ्तार रुकेगी। इससे पहले डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी केंद्र सरकार से दरख्वास्त की थी। अजित पवार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीके लगाने की इजाजत मांगी थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया। बात सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं है, कुछ और भी राज्यों के नाम इस फहरिस्त में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने टीकाकरण की उम्र में छूट की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए बड़े स्तर पर सबका टीकाकरण करने की जरूरत है। ये तो हो गई कोरोना प्रभावित राज्यों की बात। एक बार की मान लेते हैं कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में टीकाकरण को लेकर राजनीति हो रही हो, लेकिन गैर राजनीतिक मंचों से भी अब इसी तरह की सिफारिश हो रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए, इसने आज पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि टीकाकरण 18 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों के लिए खोल दिया जाना चाहिए और ऐसा नियम कर दीजिए कि कोई सार्वजनिक जगहों पर सिर्फ टीकाकरण के सर्टिफिकेट के साथ ही जा सकता है। आईएमए ने सुझाव दिया है कि नजदीकतम केंद्र पर वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाई जाए। प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट फैमिली क्लिनिक पर भी वैक्सीन मिले ताकि कोई भी जाकर आराम से टीका लगवा सके। टीकाकरण के साथ ही आईएमए ने एक बार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन की भी सिफारिश की है। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने भी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा है कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए भी टीकाकरण शुरू करिए। फिक्की ने कहा है कि युवाओं को ही सबसे ज्यादा कोरोना हो रहा है। उदाहरण दिया है
तमिलनाडु का। वहां 51% कोरोना मरीज 18 साल से 45 साल के बीच के हैं। फिक्की ने टेस्टिंग पर भी सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि जनवरी में 15 लाख टेस्ट रोजाना होते थे, अभी 11 लाख हो रहे हैं, टेस्ट बढ़ाए जाएं। तो इस तरह से केंद्र सरकार से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की मांग हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार फेज के हिसाब से चल रही है। सरकार ने प्राथमिकता उस वर्ग को दी है जिनमें मृत्यु दर ज्यादा है। ये बात तब तक ही तर्कसंगत लगती थी जब हमारे पास वैक्सीन के डोज कम थे और देश में कोरोना की रफ्तार मंद पड़ गई थी। अब हालात दूसरे तरह के हैं। कई शहरों में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा है और वहां सबको टीका लगाना जरूरी सा हो गया है। और अब ऐसा भी नहीं है कि वैक्सीन की बहुत किल्लत है। देश में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने कोविशील्ड वैक्सीन के 6 करोड़ डोज तैयार कर रहा है। अब सीरम इंस्टीट्यूट ने मई से वैक्सीन बढ़ाकर 10 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में एक और बात सामने आई है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने एक नई जानकारी दी है। कहा है कि अगर वैक्सीन के पहले डोज के 2.5 से 3 महीने बाद दूसरा डोज लगवाया जाए तो वैक्सीन ज्यादा असरदार साबित होगी। इतने गैप में वैक्सीन 90% तक असरदार होने की बात कही गई है। अदार पूनावाला ने कहा है कि 1 महीने के गैप पर वैक्सीन लगाई गई तो करीब 60 से 70% असरदायी थी, लेकिन कुछ हजार लोगों को 2 से 3 महीने के गैप के बाद वैक्सीन लगाई तो 90% तक असरदार रही। हालांकि जब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन आई थी तो इसे 70% तक ही असरदार बताया गया था। भारत में शुरुआत में 28 दिन के गैप के बाद दूसरा डोज लगवाने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर 8 हफ्ते कर दिया था। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की सिफारिश पर यह किया गया था। अब अदार पूनावाला ने यह गैप और बढ़ाना सही बताया है। ये अंतराल बढ़ाना वैक्सीन के ज़्यादा प्रभावी होने के साथ साथ वैक्सीन की खपत भी कम करेगा। ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा सकता है। इसे कहते हैं फर्स्ट डोजेस फर्स्ट रणनीति। कनाडाई अर्थशास्त्री एलेक्स टैबरोक ने यह फॉर्मूला दिया है। रणनीति यह है कि दूसरे डोज में देरी करके किसी नए आदमी को पहला डोज दिया जा सकता है। दूसरा डोज देकर किसी की इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ाने से पहले पहला डोज देकर उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए जिनकी 0% है। तो ये सारी बातें यहाँ आकर ठहरती हैं कि सरकार चाहे तो बाकी लोगों का भी टीकाकरण कर सकती है। अगर सरकारी सुविधाओं से ये संभव नहीं है तो निजी क्षेत्र की इसमें भागीदारी हो सकती है। देश का एक हिस्सा टीकाकरण का खर्च बर्दाश्त कर सकता है। ऐसे में सवाल है फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सरकार की मौजूदा रणनीति को क्यों नहीं बदला जा रहा है? समय समय पर कुछ मित्र ये कहते हैं कि हम तेजी से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि ये वैक्सीनेशन है और ये एडल्ट वैक्सीनेशन है। आप कोई वस्तु किसी को बांट रहे हो और वो उसको लेकर थैले में या जेब में डालकर घर जा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो इसमें अप्रत्याशित रैंपिंग नहीं हो सकती है। एक साइंटिफिक प्रक्रिया के तहत होता है और उस साइंटिफिक प्रक्रिया में ये लिखा हुआ है कि जब आपको इनोकुलेट किया जाता है या इंजेक्शन लगाया जाता है तो आप आधे घंटे बैठेंगे, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं हुआ। अगर होता है तो हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए जो साइंटिफिक रिगर है, जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है, उसका पालन करते हुए आप कितनी तेजी से वैक्सीनेशन को बढ़ाते हैं, ये देखने की बात है। और ये हम आपके समक्ष निवेदन करना चाहते हैं कि 80 से कम दिनों में लगभग 8 करोड़ डोजेज हमने अपने देश में एडमिनिस्टर की और ये राज्य सरकारों और भारत सरकार के बहुत नजदीकी सहयोग से संभव हो पाया और ये अपने आप में एक मिसाल है। एक और नैरेटिव चलता है, अधिकांश मित्र उस बारे में विमर्श भी करते हैं, वो ये है कि आखिर हम वैक्सीनेशन को सबके लिए क्यों नहीं खोल देते, क्यों नहीं हर बालिग आदमी को टीका लगा दिया जाता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्व में क्या हो रहा है। उन लोगों ने भी बहुत विमर्श किया है, उन्होंने भी सोचा समझा है, उन्होंने भी विज्ञान को देखा है। जब भी आप इस प्रकार का टीकाकरण करते हैं किसी महामारी में, तो आपका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप मृत्यु से बचें। हमने आपको दिखाया कि अन्य पाश्चात्य देशों में, इन द वेस्टर्न कंट्रीज, मोर डेवलप्ड कंट्रीज, द नंबर ऑफ डेथ is significantly higher than India. So the basic aim is to reduce death through vaccination.
What is the other aim? The other aim is to protect your health care system. अगर आपके डॉक्टर ही ग्रसित हो गए बीमारी से, आपके नर्सेज ग्रसित हो गई, आपके पैरामेडिकल कर्मी ग्रसित हो गए, तो आपके अस्पताल में काम कौन करेगा? वो चलेंगे कैसे? तो यही दो उद्देश्य हैं, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, कोई देश हो। इसके अलावा कोई उद्देश्य और नहीं हो सकता। जो सबसे वल्नरेबल हैं उनको आप कैसे बचाएं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखें। उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि जिसको चाह है उसको टीका दिया जाए। उद्देश्य हमेशा ये होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया जाए। सरकार की रणनीति की आलोचना के साथ उन लोगों की भी आलोचना होनी चाहिए जो टीकाकरण के लिए जा ही नहीं रहे हैं। 45 साल से ज्यादा उम्र के भी सब लोग टीकाकरण के लिए नहीं जा रहे। जरूरी है कि टीकाकरण की इस प्रक्रिया में हम भी योगदान करें। याद रखिए, इस संक्रमण हमें रोकना है और इसमें लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए। आज के शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।